इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूची पब्लिक हुई, उसके बाद सब जगह चर्चा चल रही है, सब अपनी गणित अरिथमेटिक मिनिस्ट्री सब लगा रहे हैं। करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। जरा उनको कोई पूछे तो, आप हमें इतना पूछ रहे तो चप 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 कर उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहां पर। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड हिंदू आ सकते हैं, राहुल, सिख आ सकते ये हैं। आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का? इस पर दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? ये फंस गया सीएम। नहीं, मेरा सवाल का सुनिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दो ना भैया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? आप नहीं समर्थन करते हो? मैं तो यूसीसी का समर्थक हूं, एकदम यूसीसी होना चाहिए। तो ओवैसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। सर, एक जो आरोप लगता था भारतीय जनता पार्टी पे पहले कि इस तरह के जो बयान आते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, जवाब दिए बगैर बात नहीं जा सकती। राहुल गांधी के सांसद ने बयान दिया इस देश के 2 टुकड़े करो, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हो। इससे ज्यादा बायस जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता। जवाब देना पड़ेगा आपको भी, देश की जनता को, कि आपका एजेंडा क्या है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कांग्रेस का दरबारी न्यूज एंकर राहुल कनवाल, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन दोस्तों ये इंटरव्यू देखकर एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि किस तरह न्यूज एंकर को कांग्रेस ने सेट करके भेजा था। क्योंकि दोस्तों ये न्यूज एंकर कांग्रेस की बुराइयों को अमित शाह के सामने छिपा रहा था और अमित शाह से पता नहीं कैसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा था, और अमित शाह भी इसकी होशियारी को समझ रहे थे, लेकिन वो फिर भी सब्र करते हैं। लेकिन जब सब्र का बात टूट जाता है तो अमित शाह ने भी इसको इसी के मुंह पर बेइज्जत करना चालू कर देते हैं। और तो और दोस्तों, अमित शाह जाते जाते इसको ऐसी चेतावनी देकर जाते हैं कि ये जिंदगी भर वो चेतावनी नहीं भूलेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं तेलंगाना के बारे में भी, क्योंकि आपने जेडीएस से टाई अप किया कर्नाटक में, बीजेपी और जेडीएस का। तो वैसे तो बीआरएस और बीजेपी का भी टाई अप उसी तरीके से संभवतः हो सकता था, आपने क्यों नहीं किया? तुम राहुल जी, आप पॉलिटिकल एडवाइजर जो अभी क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट कराते हैं सब। नहीं, ऐसा क्यों नहीं बन जाते? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। तो मुझे लगता है दुकान चल पड़ेगी आपकी। सर, मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जर्नलिज्म में ही है, ये पॉलिटिकल। अच्छा, और आपसे पंगा लेना मतलब दूसरी साइड पे बैठ के, वो तो बड़ा ही खतरनाक है। मैं प्रोफेशनल पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरा राजनीतिक जन्म भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और मेरा शरीर का मृत्यु भी भारतीय जनता पार्टी में होगा, इसमें कोई बदल नहीं। मैं सर अगले विषय पे आना चाहता हूँ, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूची पब्लिक हुई, उसके बाद सब जगह चर्चा चल रही है, सब अपनी गणित अरिथमेटिक मिनिस्ट्री सब लगा रहे हैं। 2-3 चीजें निकल के आ रही है। पहली बात तो ये कि जो टॉप 30 डोनर हैं उनमें से कम आधे पे कुछ ना कुछ किस्म का सीबीआई या ईडीआई का कोई केस चल रहा है। तो राहुल गांधी पीसी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उगाही का मैकेनिज्म हो गया कि एक तरफ से एजेंसी भेजते हैं, दूसरी तरफ से बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो तो फिर हम नहीं करेंगे। ये जो पूरा पॉलिटिकल विवाद बन रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, उस पर गृह मंत्री जी आपका क्या कहना है? इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। तो एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1,600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूं जब हिसाब खुलेगा
ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिन कंपनियों के नाम आए हैं उनमें से कई ऐसी हैं जिन पे कोई ईडी सीबीआई का केस चल रहा है, और दूसरा जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनको लेकर इतनी पॉलिटिक्स होती रहती है, उन्होंने क्या डोनेट नहीं किया किसी को? उनका नाम तो कहीं है ही तो आप क्या कहते हो कि आजादी से अब तक वो औद्योगिक घराने ने डोनेट ही नहीं किया है? नहीं किया ही है, करते तो इसका हिसाब कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूं। नाम भी नहीं आए हैं बॉन्ड के कारण, आज तो नाम तो आए हैं। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं लोग? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने सालों तक ये व्यवस्था चलाई है। पार्टी के नाम से 1100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया घर में रख लेते हैं। बॉन्ड अगर 1100 को लेते हो तो 1100 रुपया बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। जरा उनको कोई पूछे तो, आप हमें इतना पूछ रहे हो चप 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 कर कर, उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहां पर। आए नहीं, इनवाइट किया था, आए नहीं कोई। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड से अब हम आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की ओर। पर एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे? कैसे आप 2029 में आपको लगता है कि हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विचार ये है कि इस देश में बार बार चुनाव होते रहे थे। कभी 3 राज्यों के चुनाव होते हैं, कभी किस साल में 4 राज्यों के होते हैं, किस साल में 6 राज्यों के होते हैं, 5 साल में एक बार पार्लियामेंट का भी चुनाव हो जाता है और जनता चुनावों में बिजी रहती है। इससे ज़्यादा रिपीटेड खर्चा होता रहता है, रिपीटेड खर्चा होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो एक देश में एक ही तिथि होगी जिस तिथि पर विधानसभा और लोकसभा की रचना हो जाएगी, काम समाप्त। बाकी सारा 5 साल तक जिसको जनता बागडोर सौंपती है वो चलाते रहें। मैं मानता हूं इससे हमारी डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रेंथ दी। सर, पर ये भी तो फैक्ट है ना कि जितने लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर, इंडिया टुडे पे, टीवी में, सोशल में, डिजिटल में, उन सब के बीच में आपकी इमेज बनी एक चुनावी चाणक्य के तौर पे। हम सब जानते हैं कि आपको चुनाव लड़ने लड़ाने में बड़ा मजा आता है। अब 5 साल में एक बार होगा तो बाकी टाइम आपको लगेगा कि उतना एक्साइटमेंट जो बना रहता है चुनाव को लेके, फिर तो एक ही बार हो गया। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। 5 साल आप क्या करोगे भैया, एक ही बार हो जाएगा तो। गजब बेइज्जती है। सर, संविधान में लिखा है कि देश का कानून किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड हिंदू आ सकते हैं, राहुल, सिख आ सकते ये आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का है? स्पष्ट करो। दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? नहीं, मेरा सवाल का सुन लीजिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दो ना भैया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? आप नहीं समर्थन करते हो? मैं तो यूसीसी का समर्थक हूं, एकदम यूसीसी होना चाहिए। तो ओवैसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको? किसी में सोच नहीं है क्या? मैं बताता हूं क्यों इसमें 5 ही धर्मों को लिया गया है। पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% हिंदू थे, 23%, आज 2.7% है। कहां गए भाई? धर्म परिवर्तन 23 से 2.7 कहां गए? धर्म परिवर्तन हो गया। बेशुमार अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चियों को उठा ले गया, बालिग बच्चियों के साथ निकाह पढ़ लिया गया। वो कहां जाए? वो भारत की शरण में आए। बांग्लादेश में लगभग 23% हिंदू थे, आज 10% से कम बचे। कहां गए? या तो भारत की शरण में आए या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, अपना सम्मान अपनी मान्यता खोकर आज जी रहे हैं। और 2 लाख से ज्यादा 1990 में सिख और हिंदू अफगानिस्तान में थे, आज 378 है। कहां गए? और वो लोग अपना धर्म, अपना सम्मान, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भारत की शरण में आए हैं और ये कहते हैं हम इनको नागरिकता न दे। क्यों न दे? इनका अधिकार है
उनका अधिकार जितना मेरा और आपका है उतना ही अधिकार इस शरणार्थियों का है और वो देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, पर जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम लोग इंडिया मानते, अखंड भारत का हिस्सा मानते, वहां पे अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा हो या फिर कोई बलोच हो जो कि वहीं की परिस्थितियों से परेशान है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा भाई है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे हैं। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है, मैं पार्लियामेंट में बोला हूं। नहीं कि अगर पीओ शो को बड़ा मत नहीं, बताओ, मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। सर, एक जो आरोप लगता था भारतीय जनता पार्टी पे पहले कि इस तरह के जो बयान आते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे या फिर नथुराम गोडसे को लेके, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब हाँ, एक सेकंड, नहीं, ऐसे बात तो सुनिए। जवाब दिए बगैर बात नहीं जा सकती। एक सांसद ने बयान दिया, हमने तुरंत अपने आप को बयान से अलग कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसको नोटिस भेज दी। राहुल गांधी के सांसद ने बयान दिया, इस देश के 2 टुकड़े करो, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हो। इससे ज्यादा बायस जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता। 2 दिन आपने एजेंडा चलाया कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और भारत के डिवीजन पर 2 शो नहीं किए। क्या बात कर रहे हो, हम देखते नहीं है, आंख मूंद कर रहते हैं। जवाब देना पड़ेगा आपको भी, देश की जनता को, कि आपका एजेंडा क्या है। ऐसे नहीं चलता है राहुल भाई। हाँ भाई, कैसी लगी? सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है तो मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी की जो यात्रा निकली ईस्ट से वेस्ट तक, वो बार बार सड़क चलते पूछ रहे लोगों को कि अपनी जात बताओ, कास्ट क्या है तुम्हारी, कास्ट क्या है, क्या जात है। उनका आरोप यह है कि एक तो बीजेपी ये सेंसस नहीं करा रही कास्ट का, उसको वो बहुत अहम मानते हैं। दूसरा, उनका कहना है कि जितने भी IAS अधिकारी हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं उसमें ज़्यादा अपर कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, SC ST, उनको इतना मौका नहीं मिलता। तो उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी को कुछ NGO कुछ पकड़ा देते हैं और बेचारे बोलते रहते हैं। आप इनके स्टेटमेंट का एनालिसिस करिए। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, इनको दिखाई नहीं पड़ता। देश की कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी है, उनको दिखाई नहीं पड़ता और वो जॉइंट सेक्रेटरी गिनने में लगे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी की आयु करीब 52 के आसपास होती है। राहुल भैया, 52 साल पहले हम भर्ती नहीं करते थे, आप भर्ती करते थे, वो आकर अभी जॉइंट सेक्रेटरी बने। उनको मालूम ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। ये सारा गणित जो करा रहे हो तेरे दादू परदादों ने किया हुआ है भैया, हमने नहीं किया है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग को दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।